So what was I teaching? Foreign trade under the British rule. Let's come to the point 3. Surplus trade but only to benefit Britishers. Surprisingly, during the British regime, India's export exceeded her import. तो यहाँ हमारे जो भारत का था वो सरप्लस होता था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ करता था, और जो प्रॉफिट हुआ करता था वो केवल ब्रिटिशर्स अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज़ किया करते थे। यहाँ बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जो ब्रिटिश शासन के दौरान इंडिया का जो एक्सपोर्ट हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, यानी जो प्राइमरी गुड्स थे वो हम बहुत ज़्यादा भेजा करते थे, जिसके कारण सरप्लस हुआ करता था। ठीक है, बहुत माल यहाँ से कच्चा माल जा रहा है, ठीक है, उससे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ करता था। हर इम्पोर्ट्स इतना विदेशों से जो माल आता था उससे प्रॉफिट नहीं हुआ करता था हमारे देश को, जो हमारे देश से बाहर माल जाया करता था उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ करता था। इम्प्लाइंग अ सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिससे कि हमारा जो ट्रेड का जो बैलेंस था उससे सरप्लस आने लगा था, बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी होने लगी थी। बट दिस सरप्लस वाज ओइंग लार्जली टू द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स, बट ये जो सरप्लस था वो केवल कारण था प्राइमरी गुड्स का बहुत ही लार्ज उसमें मात्रा में क्वांटिटी में बाहर जाना, जबकि हमेशा कैपिटल गुड्स अगर बाहर जाएगा तो उससे जो प्रॉफिट होगा उससे हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो सुधरेगी। अगर हम प्राइमरी गुड्स को बाहर भेजेंगे तो हमारा सरप्लस तो हो रहा है, देखो हम किसी भी चीज़ को अगर बेचेंगे तो पैसा तो आएगा, बट उससे हमारे जो रिसोर्सेस हैं, अगर हम कच्चा माल बाहर भेज देंगे तो हमारे जो देश के कारखाने हैं वो कैसे चलेंगे? वो तो चल नहीं पाएंगे, क्योंकि कारखाने क्या करते हैं, फिनिश्ड गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अगर तुम कच्चा माल बाहर भेज दोगे तो कारखाने तो बंद हो जाएंगे ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फिनिश गुड्स को बेचना है बाहर, मतलब मशीन कारखानों से कैपिटल गुड्स बनाएं, फिनिश गुड्स बनाएं, उन्हें बेचें बाहर। प्राइमरी गुड्स को बेच के जो हुआ प्रॉफिट होता है वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को बैकवर्डनेस की तरफ को ले जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही थी। चलो सरप्लस हो भी रहा था, अब आगे देखेंगे कि उन्होंने सरप्लस का यूज़ भी कितना गलत तरीके से उसका यूज़ किया। तो यहाँ पे आगे नॉट द इंडस्ट्रियल गुड्स को बनाने में यूज़ नहीं हो रहा था, विच इज़ अ साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्ड, जो कि एक साइन था इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का, ओइंग टू द ह्यूज एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स। ह्यूज बड़ी मात्रा में जो था प्राइमरी गुड्स का बाहर एक्सपोर्ट होने का कारण क्या हुआ, विच वर टू बी यूज्ड एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में हमारे देश का बहुत जो रॉ मटेरियल था वो यूज़ किया जाने लगा। देयर वाज अ डोमेस्टिक शॉर्टेज ऑफ दीज गुड्स, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि जो प्राइमरी गुड्स थे उसकी हमारे भारत में, डोमेस्टिक मतलब अपने जो देश होता है उसमें शॉर्टेज आने लगी। स्टिल वर्स वाज द फैक्ट दैट द ट्रेड सरप्लस वाज नॉट यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये इसका जो वास्तव में परिणाम होता है, ये सरप्लस जो हो रहा था ये हमारे देश के जो सरप्लस भी हो रहा था हमारे देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा था। इससे भी बुरी बात ये थी कि ये जो प्रॉफिट भी हो रहा था, पहले तो प्राइमरी गुड्स से प्रॉफिट होना अच्छा नहीं माना जाता, फिर भी अगर प्राइमरी गुड्स से सरप्लस आ भी रहा था तो वो भी हमारे देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे खर्च नहीं किया जा रहा था। इंस्टेड इट वाज यूज्ड टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसको हम क्या करते थे यूज़, ये जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, जो सरप्लस हुआ करता था, इसको जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मतलब होते हैं जो इनके द्वारा बनाए गए रूल्स थे, इनके द्वारा बनाए गए रूल्स थे, पॉलिसी थी, उन पे खर्च किया जाता था, अपने शौक़ों को पूरा करने के लिए किया जाता था, सैलरी के लिए, सरकारी गवर्नमेंट की सरकारी इन सब चीज़ों के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए उस सरप्लस को ये खर्च किया करते थे। एज वेल एज टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ वॉर्स फॉट बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो युद्ध से
जो खर्चे हुआ करते थे उनको रिकवर करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए इन सरप्लस का ये यूज़ किया करते थे। दिस इम्प्लाइड दैट सरप्लस जनरेटेड ऑन अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेड वाज नॉट यूज्ड एज इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर ग्रोथ। इसका अर्थ यह हुआ कि जो सरप्लस जनरेट हुआ करता था विदेशी व्यापार से, फॉरेन ट्रेड से, जो हम बाहर प्राइमरी गुड्स बेचा करते थे उनसे जो प्रॉफिट हुआ करता था, वाज नॉट यूज्ड एज इन्वेस्टमेंट, वो हमारे देश में एज ए इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं लगाया जाता था, जिससे कि हमारे देश में फ्यूचर ग्रोथ होगी। अगर मान लीजिए जैसे रॉ मटेरियल जा रहा है, अगर हम उसी चीज़ को डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा बहुत पैसे, जैसे अगर हम कहें एग्रीकल्चर की बात करें, जिससे जूट होता है, नील होता है, अगर ये नहरें, नदी इस तरीके के कोई निर्माण करते तो हमारे जो एग्रीकल्चर में लगे हुए फार्मर्स हैं उन्हें केवल बारिश पे डिपेंड होना नहीं पड़ता। वो जो फसलें सूख जाती थी और बारिश से जितनी बची कुची फसल हुआ करती थी उससे बेचते थे। तो ये देखिए, इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारे देश को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो थोड़ा बहुत पैसा हमारे देश की जो है फ्यूचर ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया जाए, बल्कि बट वाज स्पेंड टू एनहेंस कॉलोनियल परस्यूट्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जितना सरप्लस हुआ करता था, स्पेंड का मतलब होता है खर्च कर देना, अपने रूल को जो लक्ष्य इन्होंने बना रखा था, ब्रिटिश परस्यूट्स का मतलब लक्ष्य, इन्होंने जो एम बना रखा था या जो ऑब्जेक्टिव था, इनका उद्देश्य था, ब्रिटिश गवर्नमेंट सारा वो जो पैसा था उनमें खर्च कर देती थी। अकॉर्डिंगली देयर वाज अ ह्यूज ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, जिसके कारण क्या हुआ, हमारे देश से, हमारे देश की जो संपत्ति थी वो बड़ी मात्रा में ख़त्म होने लगी। ड्रेन का मतलब होता है बिल्कुल ख़त्म होने लगी, बहुत बड़ी मात्रा में ख़त्म होने लगी। तो यहाँ पे आपने फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल, ये आई होप आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे एक दो बार, अगर आपको और पॉइंट क्लियर नहीं हुए हों तो इसे आप दोबारा रीडिंग एक बार समझें अच्छे से, और फिर इसके बाद अपने वर्ड्स में भी आप इसके नोट्स बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड किए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम में वही क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें पढ़िए। उनमें कोई डाउट हो अगर तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप चैप्टर को अच्छी तरीके से उसकी थीम समझ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, किसी भी चीज़ को लॉन्ग वे में पढ़ना। अगर आपने शुरुआत में ही शॉर्ट वे में पढ़ लिया तो आपको लॉन्ग वे थोड़ा बोरियत ज़रूर होती है उसमें लॉन्ग वे में, पर एक बार अगर आपने लॉन्ग स्टेप को पूरा कर लिया तो शॉर्ट स्टेप क्या होते हैं, माइंड में रखने के लिए होते हैं। और व्यूज़ जो आते हैं माइंड में, जो व्यूज़ आते हैं वो क्या होते हैं, जब आप चैप्टर को अच्छी तरीके से समझते हैं तो फिर व्यूज़ अपने आप बनते हैं माइंड में। अब देखिए, मैंने कई एग्जांपल्स दिए, बहुत सारे मैंने अपनी तरफ से बताया, तो ये क्या है, ये मैंने चैप्टर को बहुत ही लॉन्ग वे में समझ रखा है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट वे में तो बहुत इजीली बना सकता हूँ, पर अगर मैं अपने, जिसे हम कहते हैं ना बना बना के लिखना, बना बना के आप कब लिख पाओगे, जब आपको लॉन्ग व्यूज़ आते हो, लॉन्ग व्यूज़ पता हो कब किस तरीके से कौन कौन सी बातें हमारे दिमाग में। तो ये आपको मैंने इसी तरीके से, देखिए यहाँ पे चाहूँ तो मैं इसे इंटरेस्टिंग बना के शॉर्ट में आपको बहुत इजीली समझा सकता हूँ, पर इससे आपको अपने देश के बारे में, अपने देश की इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं हो पाएगी। एज अ रट्टाफिकेशन आप क्वेश्चन आंसर याद करके उसे बोर्ड के एग्ज़ाम में क्या है लिख के आ सकते हो, फिर भी उसमें आप व्यूज़ आपको नहीं मिल पाएंगे बनाने के लिए। तो आपको चैप्टर पूरा पढ़ना होगा, समझना होगा अच्छे से, कई बार उन्हें पढ़ना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।